नमस्कार दोस्तों, जीनियस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अभी तक 10th और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का ही वीडियो बना पाया था। तो बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि 9th क्लास का बोलें, तो 9th क्लास का कब वीडियो आएगा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आज 9th क्लास का एक बड़ा सेक्शन क्षेत्रमिति स्टार्ट करने वाला हूँ। बहुत बड़ा सेक्शन होगा और क्षेत्रमिति को हम बेसिक से हाई लेवल तक लेकर के जाएंगे। ऐसा नहीं कि 9th कक्षा का हम वीडियो बना रहे हैं तो आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा, या फिर जो है 9th कक्षा का है तो सिर्फ 9th वालों को ही देखना चाहिए। जिन्हें भी क्षेत्रमिति नहीं आता है वो भी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और अपना क्षेत्रमिति चैप्टर, मेंसुरेशन चैप्टर जो है काफ़ी अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और मैं आपको जो है कहीं पर भी किसी भी प्रश्न पर ज़्यादा हम बोझ डालने का प्रयास नहीं करेंगे। एकदम इजी मेथड से जो आसान तरीका होगा उसी आसान तरीका को यहाँ पे अप्लाई करके हम उन सभी प्रश्नों को सॉल्व कर देंगे और आपको देख करके भी बहुत अच्छा लगेगा और काफ़ी पसंद आएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा क्षेत्रमिति का बेसिक से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, इसीलिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ही लगेगा। टाइम पे आप मत जाइएगा क्योंकि बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और अभी तक यदि आपने मेरा जीनियस ऑनलाइन स्टडी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। कहने का मतलब है जिस चैनल के माध्यम से आप हमें देख रहे हैं, यदि वह चैनल लाल कलर में लिखा हुआ है तो उस पर आप जल्द से जल्द क्लिक कर दें। और जैसे ही लाल कलर ख़त्म होगा तो उसके बगल में दाईं तरफ जो है घंटी का निशान आएगा, उसको भी दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो क्षेत्रमिति में देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। क्षेत्रमिति मतलब होता है किसी जगह का जो है मापन होता है। क्षेत्र का मिति, क्षेत्र को मापना ही क्षेत्रमिति कहलाता है। तो इसमें जो है आपको जो पढ़ने के लिए मिलेगा, त्रिभुज पढ़िएगा, उसके बाद आप जो है चतुर्भुज पढ़िएगा। चतुर्भुज कहने का मतलब बहुभुज भी इसी का अंग है। त्रिभुज हो गया, क्षेत्रमिति त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया। उसके बाद जो है आप बेलन, शंकु, गोला, इतना चीज आपको जो है 9th क्लास में पढ़ने के लिए मिलेगा। और यहाँ से जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जो है काफी ढेर मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अक्सर ऐसा सुनने को मिलता है कि क्षेत्रमिति बहुत लोगों का वीक होता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यह नहीं कि आपको आता नहीं है, इसका रीजन यह है कि आपको क्षेत्रमिति जो है बेसिक नहीं आता है। ऐसा नहीं कि आपको क्षेत्रमिति ही नहीं आता है या आपका मैथ कमजोर है या आपको माइंड नहीं है मैथ बनाने का, वैसा बिल्कुल बात नहीं है। बात यह है कि आपने जो है बेसिक जो है क्षेत्रमिति का नहीं समझे हैं। यदि आप क्षेत्रमिति को खूब बढ़िया तरीके से अच्छा करना चाहते हैं, सबसे पहले आप 9th कक्षा का जो है क्षेत्रमिति बनाइए और हम खूब बढ़िया से यहाँ पे क्षेत्रमिति बताने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ सिर्फ बने रहें। पहले में त्रिभुज, उसके बाद चतुर्भुज, फिर बेलन, फिर शंकु, फिर गोला। और यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बात करें तो इससे और आगे चला जाता है। प्रिज्म होता है, पिरामिड होता है, बहुत तरह का उसमें सेक्शन होता है, तो उसको हम वहाँ पे देखेंगे, कॉम्पिटिटिव कक्षा में देखेंगे। लेकिन 9th कक्षा में जो है सिर्फ हम त्रिभुज से लेकर के गोला तक ही चलेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें। देखिए अभी जो पहला टॉपिक का चर्चा किए थे त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या होता है? तीन असंरेख बिंदुओं से बने बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। असंरेख बिंदु क्या होता है? तो असंरेख बिंदु किसको कहते हैं? यदि पॉइंट यानी कोई, यदि दो तीन बिंदुएं जो है एक लाइन पर हो, यदि दो तीन बिंदु एक लाइन पर हो, एक सीधा में हो, तो इसको बोला जाता है संरेख बिंदु। लेकिन असंरेख क्या होगा? यदि 3 बिंदु, 4 बिंदु, 5 बिंदु में से कोई भी बिंदु यदि अपने लाइन से हट जाए तो इसी को बोला जाता है असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु समझ में आ गया होगा। यदि बिंदुएं एक सीधा में नहीं हो तो असंरेख हो जाएगा। यदि सभी बिंदुएं एक लाइन पर हो, एक सीधा में हो, एक सीधी रेखा में हो, तो उन सभी बिंदुओं को बोला जाएगा संरेख बिंदु। तो यहाँ त्रिभुज किसको कहेंगे? तीन असंरेख बिंदु। तीन असंरेख बिंदु कैसे होगा? यदि इस तरह दे देंगे तो संरेख हो जाएगा क्योंकि तीनों सीधा में हो गया। लेकिन असंरेख क्या होगा? यदि दो बिंदु सीधा में, एक बिंदु कहीं पर भी दे दीजिए, तो यही हो गया मेरा असंरेख बिंदु। तीनों असंरेख बिंदु को मिला देंगे, तीनों असंरेख बिंदु को मिलाने से जो बंद आकृति बनेगी उसी को क्या बोला जाएगा?
त्रिभुज बोला जाएगा। वही लिखे यहाँ, तीन असंरेख बिंदुओं से बने बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। तो त्रिभुज का यही फिगर होगा, पहला यहाँ पॉइंट है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, तीनों को मिला देंगे तो बंद आकृति जो बनेगा इसी को बोला जाएगा त्रिभुज। अब देखिए त्रिभुज जो बना है, यदि त्रिभुज को ध्यान से देखिएगा तो यहाँ जो है पहला बिंदु को नाम दिए है ए, दूसरा बिंदु को नाम दिए है बी, तीसरा बिंदु को नाम दिए है सी। तो ए बी और सी यह त्रिभुज का जो है शीर्ष कहलाता है, यानी कोण कहलाता है, त्रिभुज का कोण कहलाता है। सिंपल सी बात रखिए, यदि आप कहीं खेत घूमने के लिए जाते हैं, यदि ऐसा आपको खेत मिल गया तो खेत का जो प्रत्येक कोना होता है उसी प्रत्येक कोना को बोला जाएगा शीर्ष या कोण। तो इसमें त्रिभुज में क्या वो शीर्ष होगा, क्या वो कोना होगा, 1 2 3, 1 2 3, यही तीनों जो है क्या कहलाया, शीर्ष कहलाया, कोण कहलाया। तो अब यहाँ पे देखिए जरा सा, अब दूसरा फिगर देखिए, तो कोण जो मेरा होगा 1 2 3, या अंदर में भी कोण हो सकता है और 4 5 6 या बाहर में भी कोण हो सकता है। तो त्रिभुज का जो है अंतःकोण यानी अंदर में जो कोण स्थित रहता है, इस फिगर के अंदर में जो कोण स्थित रहेगा उसको बोला जाएगा अंतःकोण। तो कौन कौन सा, 1 2 और 3 यह अंतःकोण हो गया। बाह्य कोण किसको कहेंगे, 4 5 और 6 को बोला जाएगा बाह्य कोण। और अंतःकोण, सभी अंतःकोण को यदि जोड़ देंगे त्रिभुज में, सब अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ तक में कोई प्रकार का प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए परिमाप, परिमिति या घेरा की लंबाई क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई खेत है, उसका यदि आपको मार्केटिंग करना है, यानी उसके जो है जो सीमाना होता है उसको यदि घेरना है, मान लीजिए इसी प्रकार का खेत है आपको, इसको यदि आप घेरना चाहते हैं क्या कीजिएगा, आप यहाँ एक खुट्टा गाड़िएगा, यहाँ गाड़िएगा और यहाँ गाड़िएगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक रस्सी, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक रस्सी, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जो है बांध दीजिएगा। तो किसी भी आकृति का जो घेरा की लंबाई होता है उसी घेरा की टोटल लंबाई को बोला जाता है परिमाप या परिमिति। तो समझ में आ गया होगा यहाँ। लेकिन त्रिभुज का परिमाप और परिमिति देख रहे हैं, तो त्रिभुज का परिमाप और परिमिति का मतलब है कि तीनों भुजाओं का क्या हो जाएगा, योग, क्योंकि त्रिभुज में तीन भुजा होता है। अब जैसे मान लीजिए इन तीन भुजा को हम घेरेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक रस्सी लगेगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी तीन भुजा को यदि हम जोड़ देंगे तो वह त्रिभुज का क्या निकल जाएगा, परिमाप या परिमिति निकल जाएगा। और परिमाप और परिमिति करने का मतलब घेरा की लंबाई निकल जाएगा। अब क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा आकृति कहीं जाकर के रख दीजिएगा तो वह किसी न किसी क्षेत्र को घेरेगा, यानी जहां पर रखिएगा तो वह किसी न किसी क्षेत्र को घेरेगा। यह जो पूरा क्षेत्र होता है या पूरा जो भाग घेर रहा है, इस पूरा भाग को बोला जाता है क्षेत्रफल। समझ में आ गया होगा क्षेत्रफल क्या है। अब देखिए आगे, यह ABC एक त्रिभुज है और इस पे एक लंब खींचा गया है। लंब करने का मतलब जो है यहाँ पे 90 डिग्री है। तो इस प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी ABC का जो क्षेत्रफल निकालेंगे हाफ गुना बी गुना, सिंबॉलिक फॉर्म में हाफ गुना आधार, आधार मेरा क्या होगा BC, ऊंचाई हो गया AD। एक चीज याद रखना, जिस भुजा पे लंब खड़ा रहेगा, जिस भुजा पे लंब स्थित रहेगा उसी को बोला जाता है आधार। तो यहाँ पे देखिए AD जो मेरा लंब है किस पे है, BC पे है। तो BC पे है तो कहने का मतलब BC मेरा आधार हो गया और AD मेरा क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। तो यहाँ तक में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए त्रिभुज का जो वर्गीकरण किया गया है, त्रिभुज का जो वर्गीकरण किया गया है यह दो आधार पे किया गया है। एक होता है भुजा के आधार पर और एक होता है कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पे त्रिभुज जो है तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज, सिंबल में लिखते हैं, त्रिभुज को डेल्टा से सूचित किया जाता है, यह डेल्टा का सिंबल है। और एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, उसके बाद होगा विषमबाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पे त्रिभुज भी जो है तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा, समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज और
अधिक कोण त्रिभुज। तो आपको समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा। त्रिभुज का वर्गीकरण जो है दो प्रकार से होता है, एक भुजा के आधार पर और एक होता है कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार का, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब यह जो टोटल 6 प्रकार का त्रिभुज हुआ, 6 प्रकार के त्रिभुज को अब बारी बारी से हम देखना प्रारंभ करूंगा। देखिए पहला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होगा? वैसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा एक दूसरे के बराबर हो तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए यह एक त्रिभुज है, यदि इसका तीनों भुजा बराबर है एक दूसरे के, यानी इसके बराबर AB बराबर BC, BC बराबर AC, AC बराबर AB, यानी सब भुजा यदि एक दूसरे के बराबर है, AB बराबर BC, BC बराबर AC, तो इसी त्रिभुज को बोला जाएगा समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज में यदि तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण बराबर होगा, और तीनों कोण में से प्रत्येक का मान हमेशा कितना होगा? 60 डिग्री होगा। इसका मान जो है हमेशा कितना होता है? 60 डिग्री ही होता है। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण में से प्रत्येक कोण का मान जो है 60 डिग्री होता है। अब जैसे कि मान लीजिए ABC एक समबाहु त्रिभुज है, यदि इसमें हम एक लंब खींच दें AD, तो यह जो लंब है BC को आधा भाग में बांट देगा। यानी यह पूरा A है तो यह भी पूरा A होगा, लेकिन इसका आधा भाग जो है A/2 हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज में यदि लंब खींचेंगे तो यह लंब जो है आधार को, यानी जिसपे यह लंब स्थित लेगा उसको आधा आधा कर देगा। तो इस प्रकार से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। इसको याद रखना है, और कभी फॉर्मूला हम प्रूफ भी कर देंगे कैसे होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। अब जो है अगला त्रिभुज जो होगा विषमबाहु त्रिभुज। देखिए देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज क्या है। तो वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा समान हो, जिसमें दो भुजा ही बराबर रहेगा, उसी को बोलेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे कि मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है, यदि इसमें दो भुजा बराबर हो जाए, यानी AB बराबर BC हो जाए, AB बराबर AC हो जाए और BC जो है किसी के बराबर न हो, तो इसी को बोला जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। तो कोई भी दो भुजा बराबर होना चाहिए, जरूरी नहीं कि AB और AC हमेशा बराबर होगा, यह दोनों भी बराबर हो सकता है, यह दोनों भी बराबर हो सकता है। सिंपल सा बात याद रखना है कि जिस त्रिभुज में दो भुजा बराबर, कोई भी दो भुजा बराबर, उसी को बोलेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, दो भुजा कौन कौन बराबर है? AB और AC। यहाँ AB बराबर जो है AC है। जब किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर तो उसका दो कोण भी बराबर होगा। यदि तीन भुजा बराबर तो उसका तीनों कोण बराबर। समबाहु त्रिभुज में देख चुके हैं, यहाँ दो भुजा बराबर है तो इसका दो कोण भी बराबर होगा। तो जैसे मान लीजिए कौन सा कोण बराबर होगा? तो बराबर भुजा के सामने वाला कोण बराबर होता है। तो AB के सामने में कौन सा कोण है? C, तो कोण C बराबर हो जाएगा। फिर AC के सामने में कौन सा कोण है? कोण B, तो कोण C बराबर यहाँ पे कोण B हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे कि मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, A, B और C, इस पे एक लंब खींच दीजिए। यदि यह भुजा A है और यह दोनों बराबर है तो यह भी भुजा A हो जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा भुजा है जो असमान भुजा है उसको B मान लेते हैं। आप थोड़ा याद रखिएगा, इसमें भी समद्विबाहु त्रिभुज में भी यदि हम असमान भुजा पर लंब खींचते हैं, यह असमान भुजा जो है क्या करता है? यह असमान भुजा जो है जब लंब खींचेंगे तो यह बराबर बराबर भाग में बढ़ जाएगा। जैसे समबाहु त्रिभुज में हुआ था, जब उसमें लंब खींचेंगे किसी भी भुजा पर तो वह बराबर बराबर भाग में बढ़ जाएगा उसका आधार। लेकिन यहाँ पे जो है असमान भुजा पर जब लंब खींचा जाएगा तो यह दोनों जो है बराबर हो जाएगा, यानी BD बराबर क्या हो जाएगा? CD हो जाएगा। यदि यह A और यह A, तब समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला होगा? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/4B, उसके बाद 4A² - B²। यहाँ पे A क्या है? A है समान भुजा और B क्या है? असमान भुजा। समान भुजा और असमान भुजा का मतलब है A होगा जब दो भुजा बराबर होगा, दो भुजा में बराबर भुजा में से जो लंबाई होगा उसी को बोलेंगे हम A, और असमान भुजा जो बराबर भुजा नहीं है उसको बोलेंगे B।
तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है 1/4b √4a² - b²। यहां तक हो गया। देखिए विषमबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसमें कोई भी भुजा बराबर ना हो, कोई भी भुजा समान ना हो। कहने का मतलब है यदि हम एबीसी एक त्रिभुज बना लें, यह भुजा इसके बराबर ना हो, ना ही इसके बराबर हो, तो कहने का मतलब है यदि कोई भी भुजा जो है किसी भी भुजा के बराबर ना हो तो उसी को बोलेंगे हम क्या? विषमबाहु त्रिभुज। जैसे मान लीजिए यह 5 है, या 6 या 7 हो जाएगा, यानी सबका लंबाई अलग अलग, कोई भी भुजा किसी के बराबर ना हो तो उसी को बोला जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। यहाँ जो है हम लिख सकते हैं ए बी जो है बी सी के बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल टू, फिर जो है बी सी जो है ए सी के बराबर भी नहीं है, यानी कोई भुजा बराबर नहीं है। यदि कोई भुजा बराबर ना हो तो कोई कोण भी बराबर नहीं होगा, यानी कोण ए जो है कोण बी के बराबर ना होगा, नहीं होगा, और न ही कोण सी के बराबर होगा। और इसमें यदि हम लंब खींचेंगे तो यह जो है 2 बराबर भाग में जो आधार को समद्विभाजित नहीं करेगा विषमबाहु त्रिभुज में। अब आगे देखिए, भुजा के आधार पे तीनों त्रिभुज को हम देख चुके हैं, अब कोण के आधार पे देखते हैं। तो समकोण त्रिभुज क्या है? तो वैसा त्रिभुज जिनमें एक कोण जो है 90 डिग्री के बराबर हो। तो जैसे कि मान लीजिए कोई भी त्रिभुज है, यदि उसमें जो है केवल एक कोण केवल 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो इसी को बोला जाएगा समकोण त्रिभुज। जैसे मान लीजिए यहाँ बी है, बी जो है 90 डिग्री के बराबर हो गया तो इसी को बोला जाएगा क्या? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का प्रॉपर्टी क्या होता है? यह जो 90 डिग्री का जो सामने वाला भुजा होता है, याद रखिएगा, यह 90 डिग्री का जो सामने वाला भुजा होता है इसी को बोला जाता है कर्ण। या तो फिर कर्ण पहचानने का क्या तरीका है? देखिए कर्ण किसको कहेंगे? कर्ण क्या होगा? 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, या जो है समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होगा, समकोण त्रिभुज का जो सबसे बड़ी भुजा होगा उसी को बोला जाता है कर्ण। इसका अंग्रेजी होता है हाइपोटेनियस, इसीलिए इसको एच से सूचित करते हैं, हाइपोटेनस। 90 डिग्री का सामने वाला भुजा या समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होगा उसी को बोला जाएगा कर्ण। उसके बाद तब यह और यह भुजा क्या होगा? इसमें से एक को बोलेंगे लंब, परपेंडिकुलर अंग्रेजी, इसीलिए इसको जो है पी से, और एक भुजा को बोलेंगे हम आधार, बेस होता है, इसको बी से सूचित करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि यह भुजा फिक्स है आपका, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होगा इसको कर्ण बोला जाएगा। और इस दोनों में से किसी भी भुजा को आप लंब और आधार बोल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यह लंब होगा और यह आधार होगा, और यह आधार होगा या लंब होगा। इस दोनों में से किसी भुजा को लंब, किसी भुजा को आधार मान सकते हैं, लेकिन यह फिक्स है 90 डिग्री का जो सामने वाला भुजा होगा समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होगा उसी को बोलेंगे कर्ण। तो कर्ण, लंब और आधार से रिलेटेड पाइथागोरस नाम का एक वैज्ञानिक था, इन्होंने एक रिलेशन बताया है, जिस रिलेशन को बोला जाता है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखा जा सकता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण को एच से सूचित किए थे, एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह बेसिक फार्मूला है। इसके बाद आप यहाँ से जो पी का भी मान निकाल सकते हैं, बी का भी निकाल सकते हैं, उतना फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी फार्मूला में मान रख करके जो है हम काम चला लेंगे। तो इस प्रकार से यदि हम आपसे पूछें कि समकोण त्रिभुज का तब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे जो है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? हाफ गुना आधार क्या होगा? लंब किस पे स्थित है? बीसी पे या ए बी पे। बीसी और ए बी किसी को मान सकते हैं लंब आधार। तो यहाँ बी हो गया, बी यहाँ पे क्या है? बीसी क्या है? आधार क्या है? बीसी। और या ऊंचाई यहाँ पे जो है कर नहीं मानिएगा, या ऊंचाई है, ऊंचाई कितना हो जाएगा? ए बी। तो हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई हो गया। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलिए या त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलिए, बात एक ही है। देखिए न्यूनकोण त्रिभुज क्या है?
वैसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण न्यून कोण हो तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। कहने का मतलब है न्यून कोण किसको कहते हैं? न्यून कोण का मतलब है यदि किसी कोण का मान 0 और 90 डिग्री के बीच होता है तो 0 और 90 डिग्री के बीच वाला कोण को ही बोला जाता है न्यून कोण। तो अब न्यून कोण त्रिभुज क्या होगा? तो वैसा त्रिभुज जो है जिसमें सभी कोण जो है 0 और 90 डिग्री के बीच हो जाए। तो कहने का मतलब है जो समबाहु त्रिभुज बनाए थे 60 60 60, तो समबाहु त्रिभुज भी आपका एक क्या हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ तीनों कोण जो है 0 और 90 डिग्री के बीच है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, तो यह आपका न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका 50 हो गया, यहाँ पे आपका जो है 40 हो गया, 60 40 100 हो गया, और आपका यह कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए तीनों कोण जो है क्या है 0 और 90 डिग्री के बीच है, तो यह भी आपका क्या हो जाएगा? न्यून कोण। तो सिंपल सी बात याद रखना है, यदि किसी त्रिभुज में तीनों कोण जो है न्यून कोण हो यानी 0 और 90 डिग्री के बीच हो तो इसी को बोला जाता है न्यून कोण त्रिभुज। अब आगे देखिए है अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज किसको कहेंगे? वैसा त्रिभुज जिनमें एक कोण 90 और 180 डिग्री के बीच हो। इसका मतलब है वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण जो है अधिक कोण हो जाए उसी को बोला जाता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण का मतलब है अधिक कोण किसको कहते हैं? अधिक कोण होता है 90 और 180 डिग्री के बीच वाला जो कोण होता है उसी को बोला जाता है अधिक कोण। तो इसका फिगर जो है इस तरह से बन जाएगा, क्योंकि यह तो सीधा 90 होता है, 90 से बड़ा होगा तब इधर लाइन हो जाएगा। यह मान लीजिए आपका 100 है, यह 30 हो गया, और यह कितना हो गया? 50 हो गया। यह भी जो है आपका अधिक कोण हो जाएगा, क्योंकि एक कोण हमको देखना है, सब कोण नहीं होना चाहिए 90 और 180 के बीच, वैसा नहीं होगा त्रिभुज में। यदि एक कोण अधिक कोण है यानी 90 और 180 के बीच है उसी को बोला जाएगा अधिक कोण। जैसे यहाँ देखिए 100 जो मान है यह जो 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, यानी 90 और 180 के बीच है एक कोण, इसीलिए यह जो है कैसा त्रिभुज कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। अब जैसे मान लीजिए और एक फिगर बना लेते हैं इस तरह से, यदि यह आपका 120 डिग्री हो गया, यह 30 डिग्री हो गया, यह भी आपका क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। तो यह भी आपका क्या होगा? अधिक कोण, क्योंकि एक कोण देख लीजिए 90 और 180 के क्या है? बीच में है, यही हो गया आपका अधिक कोण। तो त्रिभुज का सभी प्रकार हम देख चुके हैं। अब देखिए आगे क्या बताते हैं। जैसे मान लीजिए यह एक त्रिभुज है ABC। अब इस शीर्ष के सामने में जो है यह भुजा है, इस पूरे भुजा की लंबाई को छोटी a से सूचित करेंगे। फिर यह जो B है, इस B के सामने में कौन सा भुजा? AC, इस पूरे को छोटी b सूचित करेंगे, और इसके सामने में C है, इसको C से सूचित करेंगे। तो परिमाप किसको कहते हैं या परिमिति किसको कहते हैं? तो पहले तो बता चुके हैं अभी तुरंत कि त्रिभुज में जो तीनों भुजाओं का योग होगा यानी a प्लस b प्लस c कर देंगे, तो यही जो है क्या कहलाता है? परिमाप या परिमिति कहलाता है। और एक चीज होता है अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति को s से सूचित करते हैं। अर्ध परिमिति क्या होगा? परिमिति निकाल करके उसमें 2 से भाग दे देंगे तो वही क्या हो जाएगा? अर्ध परिमिति। यानी कहने का मतलब a प्लस b प्लस c बटे 2। यदि किसी त्रिभुज का सिर्फ तीनों भुजा का लंबाई दिया हुआ हो, जैसे मान लीजिए यही त्रिभुज है, इसका सिर्फ तीनों भुजा का लंबाई a b और c दिया हुआ है, और नहीं पता है कि यह कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु, न्यून कोण, अधिक कोण, जो भी त्रिभुज है, सिर्फ तीनों भुजा का लंबाई पता है, तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक फार्मूला होता है जिसको जो है हीरोन सूत्र कहा जाता है। हीरोन सूत्र इसलिए कहा जाता है, हीरोन नामक वैज्ञानिक ने ही इस सूत्र का प्रतिपादन किया है। तो हीरोन सूत्र जो है क्या होता है? रूट अंडर s इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, यही है हीरोन सूत्र।
यह सूत्र कहाँ अप्लाई करेंगे? तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में जो है हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। इस सूत्र से जो है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका S क्या हो जाएगा? S यहाँ पे क्या है? अभी तुरंत बताया है, अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमिति है। तो अर्ध परिमाप क्या होता है? त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई निकाल करके उसमें यदि 2 से भाग दे देंगे उसी को बोला जाएगा अर्ध परिमाप या अर्ध परिमिति, जैसे यहाँ निकाले हैं। उसके बाद A क्या है? यह तो त्रिभुज का जो है प्रथम भुजा हो जाएगा, और B क्या होगा? त्रिभुज का जो है दूसरी भुजा होगा, और C क्या होगा? त्रिभुज का तीसरी भुजा हो जाएगा। यहां तक में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, रूट अंडर S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। देखिए आज आपके सामने जो भी यानी कि टर्म प्रस्तुत किया गया सभी इंपॉर्टेंट था, सभी बेसिक था। मुझे पता है कि आप लोग को यह सब चीज़ पहले से पता होगा, लेकिन एक बार वीडियो आप ध्यानपूर्वक देखिए। उसके बाद जब मैं कल जब इस पर आधारित सवाल लेकर के आऊँगा तभी यह सब चीज़ आपको जो है सवाल समझ में आएगा, वैसे आपको सवाल समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस वीडियो को कम से कम एक बार आप ज़रूर देखिए। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, 25-26 मिनट का है। 25-26 मिनट जो है क्षेत्रमिति यदि आप अच्छा करना चाहते हैं तो 25-26 मिनट जो है आपको इस वीडियो के पीछे लगाना पड़ेगा, तभी जो है आपको समझ में आएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो 9th के बच्चे हैं या तो फिर जिनको क्षेत्रमिति सही प्रकार से पता नहीं है, आप एक फार्मूला का कॉपी बनाइए। फार्मूला का कॉपी बनाइएगा तभी जो है कोई भी चीज़ जो है आपको समझ में आएगा। करना क्या है, जितना भी चीज़ मैंने अभी बताया सभी को जो है फार्मूला के कॉपी में जा करके ऐड कर दीजिएगा। जो भी चीज़ हम लिखे हैं सबको ऐड कर देना है। उसके बाद सुबह चेक करके रोज 10 से 15 मिनट उस फार्मूला की कॉपी को पढ़ना है। यदि फार्मूला याद हो जाएगा तो आपको चीज़ें जो है समझ में आने लगेगी। बिना फार्मूला का मैथ में कुछ नहीं होता है, बिना कंसेप्ट का कुछ नहीं होता है, बिना थ्योरी का मैथ में कुछ नहीं होता है। मैथ बिल्कुल ईजी है, सिर्फ पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कहीं भी कोई चीज़ भारी नहीं लगने दूंगा। एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि जो है हम सिर्फ बेसिक पढ़ा करके ही रहेंगे, बेसिक से हाई जाएंगे, बेसिक से हाई, 0 से लेकर के ऊपर जाएंगे। ऐसा नहीं कि ऊपर से ऊपर जाएंगे, तब तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही। चलते चलते मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ, यदि अभी तक भी यदि आपने मेरा जीनियस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के पास इसको भेजने का प्रयास करें, अधिक से अधिक संख्या में भेजें, ताकि मेरा मेंबरशिप जो है अति शीघ्र जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाए। चलिए आज के लिए धन्यवाद।